आज के एपिसोड में हम सीपीसी के ओवरव्यू को आगे बढ़ाते हैं और आज कोशिश ये रहेगी कि इसका कंप्लीट ओवरव्यू इस एपिसोड में कंप्लीट हो जाए। आगे चलने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने कल वाले एपिसोड में क्या देखा था और हमारी कहानी कहाँ तक पहुँची थी। देखिए, कल हमने देखा था कि मिस्टर ए जो हैं उनकी राइट इन्फ्रिंज कर दी मिस्टर बी ने। तो अब मिस्टर ए क्या करेंगे? उनको न्याय चाहिए, उन्हें जस्टिस चाहिए, तो वो जाएंगे कोर्ट में। कोर्ट में जाने के लिए उन्होंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में सबसे पहली बात आती है कि वो कौन से कोर्ट में जाएंगे, जिसको हम कह रहे थे कॉम्पिटेंसी या ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था सेक्शन 15 जो ये कहता है कि आप लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाएंगे। तो उसके बाद हमने हायरार्की देखी थी कि क्या हायरार्की होती है कोर्ट्स की, और उसके बाद हमने कॉम्पिटेंसी देखी थी और कॉम्पिटेंसी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कॉम्पिटेंसी कह लीजिए, ऐसे ज्यूरिसडिक्शन कह लीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर, कि क्या उस सब्जेक्ट मैटर को, जो इनका मुद्दा है, जो राइट जो इनकी इन्फ्रिंज हुई है, क्या इस सब्जेक्ट मैटर को ये कोर्ट देख भी सकता है। जो कोर्ट सीपीसी के तहत चलेंगी, क्या वो कोर्ट, सिविल कोर्ट जिसे हम बोल रहे हैं, क्या वो इस सब्जेक्ट मैटर को, जो राइट इन्फ्रिंज हुई है, इस वाले मुद्दे को देख भी सकते हैं, या ये जो राइट इन्फ्रिंज हुई है या किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या कोर्ट में जाएगी। ठीक है, तो उसे हम सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन बोल के चल रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है सेक्शन 9 में। उसके बाद हमने देखा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। हम ये देखेंगे कि भैया कौन सी टेरिटरी के कोर्ट में जाएगा। मामला अगर दिल्ली के द्वारका का है तो वो द्वारका में डलेगा या वो साकेत कोर्ट में डलेगा। उस सारी बेसिक्स को हमने देखा था। और टेरिटोरियल को बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था कि अगर जो राइट है वो रिलेटेड है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से, दूसरा वो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और तीसरा रेजिडुअरी प्रोविजंस को हमने देखा था। अब देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात अगर हम करें तो यहाँ पर सेक्शन आ जाते हैं सेक्शन 16, जो बताता है कि जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पर आपका जो केस है वहीं पर आपको अपने राइट के लिए जाना पड़ेगा उसी ज्यूरिसडिक्शन में। दूसरा हमने देखा था सेक्शन 17, जो डील करता है कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी 2 ज्यूरिसडिक्शन में आती है, तो ऐसे मामले में क्या किया जाएगा। वो एक प्रॉपर्टी किसी एक ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती, उसका आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा, ज़रूरी नहीं है कि आधा हो, कुछ हिस्सा एक ज्यूरिसडिक्शन में आता है और कुछ हिस्सा दूसरी ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तीसरा हमने देखा सेक्शन 18 में कि हमें अनसर्टिनिटी है कि वो किसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है। देयर इज नो सर्टेनिटी अबाउट द फैक्ट कि वो किसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, वो डेल्ट हुआ था सेक्शन 18 में। फिर आता है मूवेबल प्रॉपर्टी और रॉन्ग अगेंस्ट पर्सन, उसको डील किया गया सेक्शन 19, और सेक्शन 20 में डील किया गया रेजिडुअरी प्रोविजंस रिलेटेड टू ज्यूरिसडिक्शन। उसके बाद हमने देखा, चलिए मिस्टर ए चले गए इस पर्टिकुलर, ये देखिए ये ज्यूरिसडिक्शन है, और मिस्टर ए चले गए इस ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट में और उन्होंने अपना सूट जो है वो इंस्टीट्यूट कर दिया। अब जो मिस्टर बी हैं, जो डिफेंडेंट हैं, उनका ऑब्जेक्शन है कि यहां पर तो डलना ही नहीं चाहिए था, ये तो इसकी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी। तो ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन, और फिर वो ये भी चाहेंगे कि वो सूट ट्रांसफर हो जाए, वो सूट यहां पर ट्रांसफर हो जाए। तो ऑब्जेक्शन और ट्रांसफर को लेके हमने देखा सेक्शन 21 से 25, इसमें ऑब्जेक्शंस भी आ गए और ट्रांसफर भी आ गए। ट्रांसफर की बात चाहे कर लो आप, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा या जो हाई कोर्ट करेगा या सुप्रीम कोर्ट करेगा, सेक्शन 25 तक सब कवर हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या देखा था, ये क्लियर होने के बाद कि हमारा सूट कहां पर डलेगा, अब आता है सूट डालने की बारी, जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में कहा गया कि भैया इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट डलेगा प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के द्वारा। हम जब प्लेंट को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम मुंह जुबानी तो बताएंगे नहीं, हमें कागजी तौर पे कुछ लिखना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो उसको हम बोल रहे हैं प्लेंट। डिटेल में मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की जहां तक बात है, ये डील किया जा रहा है सेक्शन 26 में और ऑर्डर 4 में। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, हमने ये कहा कि प्लेंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और वो रिक्वायरमेंट्स पूरी होने के बाद ही प्लेंट कहलाएगी। और वो रिक्वायरमेंट्स हमने देखी ऑर्डर 1 में, जो बताता है कि कौन सी पार्टीज जोड़ी जाएंगी, ऑर्डर 2 में जो बताता है कि क्लेम कितना किया जा सकता है, या पूरा क्लेम करना है नहीं करना, अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, क्लेम के बारे में जितने भी प्रोविजंस हैं जो आप क्लेम करेंगे अपने प्लेंट में, जो आप क्लेम करेंगे, जो रिलीफ सीक कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ऑर्डर 2 आ जाता है। उसके बाद आता है ऑर्डर 6,
जो हमें ये बताता है कि जो प्लीडिंग्स हम देंगे उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि हम पूरी की पूरी कहानी कुछ भी इधर की उधर बातें कर दें जो कि रिलेवेंट भी ना हो कोर्ट के लिए। तो टू मेक श्योर दैट ओनली द रिलेवेंट प्रोविजंस रीच द कोर्ट और उन्हीं पर समय बचाते हुए उन्हीं पर ध्यान देते हुए फैसला किया जाए, तो इसलिए प्लीडिंग्स के प्रिंसिपल्स भी बहुत जरूरी हैं, जिसमें बताया गया है कि आप सिर्फ फैक्ट्स देंगे, आप फैक्ट्स देंगे, आप एविडेंसेस के बारे में उस प्लेंट में कोई जिक्र नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, एविडेंसेस नहीं देंगे। ये सारी चीजें प्लीडिंग्स में बताई गई। प्लीडिंग्स में हमें देना क्या है, प्लीडिंग्स जो हमने प्लेंट दी है उसमें हमें क्या क्या लिख के देना है, मैं सिंपल भाषा में आपको इस तरीके से बता देता हूँ। जब हम प्लीडिंग्स डिटेल में करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन डिटेल। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट सिंपल फॉर यू एट द प्रेजेंट, ठीक है, मतलब एक लेमैन भाषा में, ताकि आप बेसिक सी बातें समझ पाए। उसके बाद हम गए थे जी ऑर्डर 7 में, जो हमें बताता है कि फॉर्मेट क्या होगा हमारी प्लेंट का और कंटेंट क्या होगा, वो सब चीजें ऑर्डर 7 में डील की गई हैं, ठीक है। अब देखिए हमारी प्लेंट जो है वो डल चुकी है। अब प्लेंट डलने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा कि भैया आप डिफेंडेंट को बता दो कि ऐसे ऐसे आपके अगेंस्ट मामला आया है, आपको जवाब देना है और उनको बुलाया जाएगा। तो ये कैसे किया जाएगा, उनको समन भेजा जाएगा। भैया डिफेंडेंट को क्या पता कि ए ने, मिस्टर बी को क्या पता कि मिस्टर ए ने काम कर दिया है, उन्होंने केस डाल दिया है, तो कुछ जानकारी, कुछ नोटिस जाएगा ना, जिसको हम सम्मन का फॉर्म देंगे। और ये डील हो रहा है सेक्शन 27, 28 और 29 में और ऑर्डर 5 में, ठीक है। चलिए अब जब समन जा चुके हैं तो अब कहानी आएगी आपकी डिफेंडेंट के जवाब की। मतलब कुल मिला के अब जब डिफेंडेंट को ये पता चल चुका है कि इस तरीके का मामला आपके अगेंस्ट आया, तो वो जवाब दाखिल करेगा। अब जैसे हम कह रहे थे कि प्लेंटिव जब कोर्ट में जाएगा तो वो लिखित रूप से देगा, जिसे हम प्लेंट बोल रहे हैं। इसी तरीके से जब डिफेंडेंट आएगा तो वो भी अपना जवाब लिखित रूप से देगा, जिसे हम बोल रहे हैं रिटन स्टेटमेंट। और ये किस में कवर होती है, ये कवर होती है ऑर्डर 8 में। तो यहां तक हमने कल कर लिया था, अब हम इससे आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए डिफेंडेंट को समन हो चुका है, डिफेंडेंट की रिटन स्टेटमेंट आ चुकी है, सब हमने देख लिया। लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी तो आएंगी जब अपियर ही नहीं होगी पार्टी। भाई पार्टी को अपियर होने के लिए बोला गया है, फर्स्ट हियरिंग है या जो भी है, लेकिन पार्टी जो है वो अपियर ही नहीं हो रही। और पार्टी अपियर नहीं हो रही, इसका मतलब हो सकता है प्लेंटिफ भी कई बार अपियर ना हो सकता है डिफेंडेंट अपियर ना हो। जरूरी थोड़ी ना कि डिफेंडेंट ही अपियर ना होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट कर दी, प्लेंट दे दी, सब कुछ हो गया, उसके बाद प्लेंटिफ गायब हो गया जी, नहीं आ रहा, या फिर डिफेंडेंट नहीं आ रहा। मतलब कुल मिला के जब कोई भी पार्टी अपियर नहीं होती है तो कोर्ट क्या करेगी। अब आ जाता है ऑर्डर 9, जो कि बात करता है अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। उसमें कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं, कोर्ट क्या क्या कर सकती है, कहां पर उसका डिस्क्रिशन है, उन सब चीजों को डिटेल में ऑर्डर 9 में डील किया गया है, ठीक है। जब पार्टीज अपियर नहीं हो रही हैं, उनके नॉन अपीयरेंस को लेके सब बातें ऑर्डर 9 में की गई है। चलिए देखिए अभी तक कोर्ट की एंट्री नहीं हुई है मामले में। भाई जो थोड़ी बहुत एंट्री हुई है वो सिर्फ सम्मन इशू करने में हुई है, दैट सम्मन हैज बीन इशूड टू द डिफेंडेंट। इसके अलावा कोर्ट ने जो एक बहुत एक्टिव रोल होता है वो अभी तक कोई प्ले नहीं किया है। अब होती है जनाब कोर्ट की एंट्री इसमें। अब कोर्ट की एंट्री होती है तो लॉजिकली सोचिए, सबसे पहले कोर्ट क्या करेगा। मान लीजिए आप कोर्ट हैं, आप सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो मुद्दा आया है उसको आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि मुद्दा क्या है यार, तभी तो आप फैसला दे पाएंगे ना उसके ऊपर, तभी तो आप उसके ऊपर फैसला दे पाएंगे। तो देखिए आपके पास क्या आ चुकी है, आपके पास प्लेंट आ चुकी है। ये क्या था, प्लेंटिफ ने जो दाखिल किया। आपके पास डिफेंडेंट का जवाब आ चुका है, जिसे हम रिटन स्टेटमेंट बोल रहे हैं। प्लेंट आ चुकी है, रिटन स्टेटमेंट आ चुकी है। इनमें जो आपकी प्लीडिंग्स है उनको आप देखेंगे, कोर्ट है वो देखेगा। उसके बाद कोर्ट ये देखने की कोशिश करेगा कि भैया मुद्दा क्या है, मुझे क्या डिसाइड करना है, किसकी क्या राइट इन्फ्रिंज हुई है, डिफेंडेंट का क्या कहना है, वो सब उसे रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट से आइडिया होगा। और उसके बाद वो ये समझने की कोशिश करेगा कि भैया आखिरी में मुद्दा क्या है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट से क्लियरिटी नहीं आ रही है कि डिसाइड क्या करना है। तो अब क्या किया जाएगा, भैया पार्टीज को बुलाओ, उन्हीं से पूछते हैं कि यार क्या बात है क्या नहीं। तो यहां पर आ गई बात एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज।
ये एग्जामिनेशन किस चीज के लिए है? ये सिर्फ मुद्दा समझने के लिए। अभी ट्रायल शुरू नहीं हुई है। अभी क्या है, वो सिर्फ समझना चाह रहा है कि भाई मुद्दा क्या है। तुम्हारी प्लेंट से वो बुलाएगा, यार ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही, इसको आप बताओ, हाँ क्या कहना चाह रहे हो आप। इसी तरीके से वो डिफेंडेंट से पूछेगा, यार तुम्हारा रिटन स्टेटमेंट तो मैंने देख लिया, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही, इस बात से क्या कहना चाह रहे हो, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरीके से पार्टीज को एग्जामाइन किया जाएगा। ठीक है, पहली चीज जो कोर्ट करेगा। दूसरी चीज क्या करेगा, यार देखो सिविल लिटिगेशन में ना कोई फायदा नहीं है। मतलब तुम बिना बात कोर्ट आओगे, डिफेंडेंट कोर्ट आएगा, कोर्ट की फीस लगेगी, एडवोकेट की फीस लगेगी, धक्के खाओगे, बहुत मतलब परेशानी वाली बात है। और कोर्ट कचहरी के चक्कर कोई अच्छे चक्कर नहीं होते। मतलब सेइंग इट ऑन अ वेरी लाइटर नोट, ऑब्वियसली कोर्ट ही है जिससे कि हम जस्टिस की उम्मीद कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली तो हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं वेयर द एग्जीक्यूटिव्स हैव फेल्ड एंड जुडिशरी हैज स्टेप्ड अप, और जुडिशरी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वहां पर बहुत अच्छे अच्छे फैसले दिए। मैं रिसेंट की भी अगर बात करूं तो जुडिशरी हैज बीन प्लेइंग अ वेरी एक्टिव एंड पॉजिटिव रोल इन द इंडियन डेमोक्रेसी एट द प्रेजेंट। तो वो मैंने बहुत लाइटर नोट पे कहा है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर अच्छे नहीं होते, मतलब इन अ वेरी जनरल सेंस, क्योंकि एक आम आदमी परेशान होता है। अदरवाइज हमारे देश के लोकतंत्र की बुनियाद हमारे जुडिशियल सिस्टम पर टिकी हुई है, क्योंकि वही गार्जियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी, और हर तरीके से उस पर भरोसा किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए सबसे पहले, अब मैंने जैसे कहा कि यार अच्छी बात नहीं है, हम परेशान होंगे, सिविल लिटिगेशन चलेगा, परेशानी बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी, तो एक काम करो यार, इसको निपटाओ यार। मतलब समझौता करो, कुछ बाहर ही बैठ के आपस में ए और बी बैठ के बात कर लो यार, ठीक है, और इसको ना एमिकेबली सॉल्व कर लो। क्यों बिना बात परेशान हो रहे हो? तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि कोर्ट सबसे पहले क्या करेगा, मामले को समझेगा, और साथ में क्या करेगा, कोशिश करेगा कि भैया ये मामला एमिकेबली सॉल्व हो जाए। और यहां पर आते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि भैया ये जो डिस्प्यूट है ये कोर्ट में रिजॉल्व होके ना हो, ये कहीं और अच्छे तरीके से हो जाए, कोर्ट के बाहर हो जाए, आर्बिट्रेशन हो जाए, इसमें कॉन्सिलिएशन हो जाए, मीडिएशन हो जाए, लोक अदालत में हो जाए। ये सब चीजें कवर होती हैं सेक्शन 89 में। सेक्शन 89 अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में सब डिटेल्स दे रहा है कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के कौन कौन से तरीके कोर्ट या पार्टियां इस्तेमाल कर सकती हैं, उसका पूरा प्रोसेस, सारी बातें सेक्शन 89 में दी गई। तो मैंने आपको बताया कि कोर्ट के पास अब दो जिम्मेदारियां हैं। जैसे ही कोर्ट पिक्चर में आता है, सबसे पहली बात, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट मामले को समझने के लिए एग्जामिन करेगा पार्टीज को, और दूसरी बात, कोर्ट ये कोशिश करेगा कि इनके बीच किसी भी तरीके का एडीआर पॉसिबल हो। तो भैया पहले आप एडीआर का रास्ता तलाशने की कोशिश करो। अगर एडीआर से बात बन जाती है तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है यार। तुम भी अपने घर चले जाओगे, ये भी अपने घर चला जाएगा, लिटिगेशन भी कम होगी, पार्टियां भी सब परेशानियों से बचेगी। तो सबसे पहला प्रयास होता है एडीआर का। अगर एडीआर के प्रयास विफल हो जाते हैं, फिर हम मामले को, ट्रायल को आगे बढ़ाएंगे, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करेंगे, और उसके बाद ट्रायल शुरू होगी। मेरे कहने का मतलब ट्रायल को आगे बढ़ाएंगे, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुई है। मेरे कहने का मतलब प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, ट्रायल शुरू होगी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद, जब इश्यू सेटल हो जाएंगे कि इशू क्या है। ठीक है जी, चलिए। तो अभी ये वाले जो प्रोविजन है जहां पर एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होंगी और एडीआर के रास्तों को तलाशा जाएगा, ये कवर होता है आपका ऑर्डर 10 में। ठीक है, तो देखिए अभी हम सीक्वेंस में चल रहे हैं बिल्कुल। हमने क्या किया था, ऑर्डर 8 में देखा था कि भैया डिफेंडेंट ने अपनी रिटन स्टेटमेंट दे दी। ऑर्डर 9 में हमने क्या देखा, रिटन स्टेटमेंट तो दे दी, लेकिन भैया अपीयरेंस भी तो देनी पड़ेगी। जब बुला रहे हैं, नहीं आ रहे हो तो क्या करेंगे, ऑर्डर 9 में जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों पार्टीज हो सकती हैं, प्लेंटिफ भी डिफेंडेंट भी। उसके बाद हम पहुंच गए ऑर्डर 10 में। हम ये कह रहे हैं कि अब कोर्ट अपना काम शुरू करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, मुद्दे को समझने के लिए एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज करेगा, और दूसरा एडीआर की पॉसिबिलिटीज को तलाशेगा। ठीक है जी, ऑर्डर 10 तक अपना मामला क्लियर हो चुका है। अब हम अपनी तस्वीर को आगे बढ़ाते हैं। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब क्या होगा, ऐसी बहुत बार सिचुएशन आ सकती कि एक पार्टी का कहना है कि जनाब ये जो दूसरी पार्टी है ना, ये हमसे कुछ फैक्ट छुपा रही है, और कुछ हो सकता है डॉक्यूमेंट छुपा रही है। अगर वो ऑन रिकॉर्ड आ जाए वो फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स, तो हम बहुत जल्दी इस केस के डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। और ये फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट छुपाने की जो हरकत कर रही है दूसरी पार्टी, इसको लेकर जो प्रावधान दिए गए हैं
वो दिए गए हैं ऑर्डर 11 में। ऑर्डर 11 में क्या कहा गया है? ऑर्डर 11 बात करता है, अगर फैक्ट्स की हम बात करें तो वहां पर पावर देता है इंटेरोगेटरीज इशू करने की। इंटेरोगेटरीज इशू करने का मतलब क्या है कि आप दूसरी पार्टी को लिखित में क्वेश्चंस देंगे, दूसरी पार्टी को आप लिखित में क्वेश्चंस देंगे और वो दूसरी पार्टी उन क्वेश्चंस का जवाब देगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, पहला क्वेश्चन कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कौन सी तारीख को हुआ है, ठीक है, और व्हाट वाज द कंसिडरेशन प्राइस, ठीक है, और मतलब एनीथिंग जो भी उस केस से रिलेटेड बात, जो फैक्ट एक पार्टी छुपा रही है, उस फैक्ट को बाहर निकालने के लिए दूसरी पार्टी इंटरोगेटरी उसको इशू कर सकती है और वो क्वेश्चन फॉर्म में होता है और उनका जवाब आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 2 3 4 इस तरीके से होगा, क्वेश्चन फॉर्म में होगा और उसका जवाब जिस पार्टी को इंटरोगेटरी इशू किया गया है उसको जवाब देना पड़ेगा। दे कैन नॉट लाई बिकॉज एन एफिडेविट विल बी अटैच्ड विद दी रिप्लाई टू द इंटरोगेटरीज, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको बताया कुछ डॉक्यूमेंट छुपा रहा है, तो वहां पर भी दूसरी जो पार्टी है जो कह रही है कि साहब ये कुछ डॉक्यूमेंट छुपा रहा है, वो कोर्ट को कह सकता है कि साहब इसकी जो डॉक्यूमेंट है ना, इनका इंस्पेक्शन का आप ऑर्डर दीजिए या इनकी डिस्कवरी का ऑर्डर दीजिए। तो ये जो भी छुपा छुपी हो रही है इसका समाधान दिया गया है ऑर्डर 1 में, जो कि कोर्ट को पावर देता है इंटरोगेटरीज के रिलेशन में और डिस्कवरी और इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ताकि कोर्ट के सामने सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो, तभी कोर्ट उस मामले में सही से फैसला ले पाएगा। ठीक है जी, ऑर्डर 11 डन। नाउ वी कम टू ऑर्डर 12। देखिए, ऑर्डर 12 समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। हम जब सेक्शन 58 पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, हमें कहते हैं कि फैक्ट्स विच आर एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, ठीक है। एडमिटेड फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ए हैं जो, उन्होंने जब एक बात एडमिट ही कर ली तो उसे प्रूव क्यों करना है? मान लीजिए वो एडमिट ना करें तो प्रूव करना है। उदाहरण के तौर पे मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए ए हैं, वो बात कह रहे हैं 4, 1 2 3 4, ये मान लीजिए प्लेंटिफ है और ये डिफेंडेंट है मिस्टर बी। आप मिस्टर बी कह रहे हैं कि जनाब 1 और 2 तो ये ठीक कह रहा है, मैं इसको एडमिट कर रहा हूं। स्टेटमेंट 1 आई एग्री, स्टेटमेंट 2 आई एग्री, लेकिन स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 आई डू नॉट एग्री। तो अब मुद्दा क्या बचा कोर्ट के सामने? कोर्ट के सामने मुद्दा ये बचा, कोर्ट को डिसाइड करना है कि 3 और 4 की सच्चाई क्या है, क्योंकि 1 और 2 में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 और 2 में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज उसने एडमिट कर लिया तो कोई इशू ही नहीं है। इशू कब बनता है? इशू बनता है जहां पर एडमिशन ना हो और दोनों के स्टेटमेंट में, दोनों की कंटेंशन में विरोधाभास हो, ठीक है। तो जो फैक्ट एडमिट कर लिया उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए कहते हैं कि मैं मिस्टर बी के यहां पे नौकरी कर रहा था। दूसरी बात वो कहते हैं कि मिस्टर बी ने मेरी सैलरी नहीं दी। मिस्टर बी जवाब में कहते हैं कि हाँ जनाब, मैं मानता हूं ये मेरे यहां पे नौकरी कर रहा था, आई एडमिट टू दैट, लेकिन मैंने इसकी सैलरी दे दी, ठीक है। तो अब जो स्टेटमेंट 2 है यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन है। मिस्टर ए कोई बात बोल रहे हैं, मिस्टर बी कोई बात बोल रहे हैं। तो जो इशू फ्रेम होगा कि सैलरी दी या नहीं दी, अपना मुद्दा स्टेटमेंट 2 पर है। स्टेटमेंट 1 तो एडमिट हो गई, क्योंकि ए भी वही बात बोल रहा है और बी ने भी कह लिया हाँ जी ठीक बोल रहा है, आई एडमिट टू दैट। तो यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी इशू फ्रेम नहीं होगा। अब एडमिशंस को लेके जितनी भी चीजें हैं वो डील हो रही हैं ऑर्डर 12। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हमने क्या देखा? ऑर्डर 11 में क्या था? चलिए थोड़ी से वीडियो को पॉज कीजिए और रिकॉल करिए। ऑर्डर 11 में क्या था? वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद सोचिए ऑर्डर 11 में क्या था और उसके बाद आप वापस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। ऑर्डर 11 में था इंटेरोगेटरीज और इंस्पेक्शन डिस्कवरी ऑफ, इंस्पेक्शन या डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। जब एक पार्टी एक पार्टी कोर्ट से कुछ फैक्ट छुपा रही है तो इंटरोगेटरीज इशू की जा सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स को मंगाया जा सकता है, जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास और वो नहीं कोर्ट के सामने लेके आ रहा है। चलिए आप ये बताइए ऑर्डर 8 में क्या था? ऑर्डर 8 में था रिटन स्टेटमेंट। जब डिफेंडेंट के पास समन गए, समन कौन से सेक्शन में जाएंगे? सेक्शन 27, 28, 29 सेक्शन समन से डील करता है। और ऑर्डर कौन सा है?
ऑर्डर 5। ठीक है, जब ये समझ जाएंगे तो वो रिटर्न स्टेटमेंट देगा। ऑर्डर 9 क्या था? ऑर्डर 9 ये था कि जब कोई भी पार्टी, चाहे वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट हो, वो अपीयर नहीं होते हैं, तो अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस को लेकर कोर्ट क्या कर सकता है, क्या क्या चीजें पॉसिबल है, वो सब ऑर्डर 9 में डील की गई हैं। चलिए, ऑर्डर 10 क्या था? ऑर्डर 10 ये था कि एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होगा मुद्दे को समझने के लिए। प्लीडिंग से समझ नहीं आ रहा है तो पार्टीज को बुला के मुद्दा समझा जाए, और दूसरा एडीआर की पॉसिबिलिटीज तलाशी जाए कि क्या इसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। और ये सब एडीआर से संबंधित सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 89। तो अभी तक हम ऑर्डर 12 तक कर चुके हैं। ऑर्डर 12 में क्या था? एडमिशंस। एडमिशंस क्या थे? फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड विच इज टोल्ड बाय सेक्शन 58। ठीक है जी, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं बार बार आपको इसलिए ये करा रहा हूं ताकि आप साथ के साथ इसको याद कर लें। दिस इज द रीजन आई एम बीइंग सो रिपीटेटिव, बिकॉज ऑर्डर्स और सेक्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग है सीपीसी में, और याद हो तो जाते हैं लेकिन काफ़ी एफर्ट्स लगती है। तो माई ओनली इंटेंशन और अटेम्प्ट इज टू मेक यू लर्न अलॉन्ग विद दिस लेक्चर ओनली, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, इसलिए मैं इन चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। एडमिशंस की बात हो गई है। अब देखिए, इस बारे में तो कोई डाउट नहीं है ना कि जो सिविल मैटर्स होते हैं उसमें ज्यादा खेल डॉक्यूमेंट्स का होता है। ठीक है कि भैया डॉक्यूमेंट्स का होता है। ठीक है कि भैया ओरिजिनल आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे। अगर आप फेक डॉक्यूमेंट लेके आते हैं तो कोर्ट उनको इंपाउंड कर सकता है। आपके डॉक्यूमेंट रिटर्न कब किए जाएंगे, तो जितनी भी बातें हैं डॉक्यूमेंट से संबंधित वो डील हो रही हैं आपकी ऑर्डर 13 में। इट इज एज सिंपल एज दैट, क्योंकि सारा खेल डॉक्यूमेंट्स का है, तो डॉक्यूमेंट से सारी बातें कहां पे डील हो रही हैं? ऑर्डर 13 में। एंड बल्कि ये मुझे पहले बताना चाहिए था, सेक्शन 30 प्लस ऑर्डर 13। देखिए, वैसे याद करने का सही तरीका हो सकता है, मतलब 30-13 बिकॉज जब भी हम कुछ, मतलब जब भी हम न्यूमेरिकली किसी को कुछ बोलते हैं तो हमें हमेशा इन दो नंबर्स में डाउट होता है। हम हमेशा वेरीफाई करते हैं ना कि आप 30 कह रहे हैं या 13 कह रहे हैं, तो फिर वो आदमी बताएगा नहीं नहीं मैं 13 कह रहा हूँ या मैं 30 कह रहा हूँ। तो दे आर वेरी सिमिलर साउंडिंग। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट से संबंधित सेक्शन 30 है और ऑर्डर उससे संबंधित सेक्शन 13 है। सो दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर इट। अभी मेरे दिमाग में आइडिया आया तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। आप मतलब दूसरे तरीके से भी निमोनिक्स बना सकते हैं, दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। कुल मिला के भाई याद तो करना पड़ेगा। आप अगर ये सोचते हैं कि ऑर्डर सेक्शन आप बिना याद करे काम चल जाएगा एग्जाम में, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप अच्छी वकालत करना चाहते हैं, सेक्शंस, ऑर्डर्स, रूल्स, ये सब आपके टिप्स पे होने चाहिए अलॉन्ग विद देयर इंग्रेडिएंट्स। इफ यू वांट टू एक्सेल इन लाइफ ना यार, अलग तो कुछ करना पड़ेगा, तो यू कैन नॉट एस्केप दैट। अब आपको तरीका निकालना है कि आपको करना कैसे है। ठीक है, तो ये एक तरीका ये जिससे मैं कोशिश कर रहा हूं एक सीक्वेंस में बताने के लिए, एक स्टोरी की तरह बताने से क्या पता आपको याद हो जाए। तो दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट कि आपको किसी तरीके से ये याद करवाया जा सके। अदरवाइज इससे अलग भी आप अपने तरीके ढूंढ सकते हैं। पीपल विल जनरली से कि डोंट बाय हार्ट थिंग्स। आई डू नॉट एग्जैक्टली एग्री टू दैट ओपिनियन, बिकॉज अगर बाय हार्ट करके रट के अगर आपको सेक्शंस ऑर्डर्स याद हो रहे हैं तो भाई करो। अल्टीमेटली क्या करना है? अल्टीमेटली याद रखना है। There is no point you know the concept and you don't remember the orders or the section. Ultimately, it's a competition. सामने वाले को याद है, आपको याद नहीं है, तो obviously he will have an edge. It is as simple as that. चलिए, let's come to the topic. Enough of ज्ञान। आज ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। चलिए छोड़, इसको आगे देखते हैं यार। अब हम कहाँ पर आ गए थे? हम ऑर्डर 13 तक आ गए थे। चलिए अब आगे देखते हैं कि ऑर्डर 14 किस बारे में बात करता है। तो अब आगे जब कार्रवाई को बढ़ाएंगे तो देखिए, अब कोर्ट के पास ना सब कुछ आ चुका है। देखिए, सबसे पहले कोर्ट के पास प्लेंट आ गई है, उसके बाद रिटन स्टेटमेंट आ गई है, कोर्ट ने पार्टीज को एग्जामिन भी कर लिया क्लैरिफिकेशन के लिए, एडीआर का भी रास्ता अपना के देख लिया, बात नहीं बनी भाई, पार्टीज नहीं मान रही हैं। उसके बाद इंटरोगेटरीज के जवाब भी आ चुके हैं, भाई कुछ फैक्ट पार्टी छुपा रही थी। ठीक है, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करना था, प्रोडक्शन करना था, वो भी हो चुका है।
और फैक्ट जो एडमिट होने थे वो भी हो चुके हैं, सब चीज हो चुकी है। अब कोर्ट आगे चलेगा। ठीक है, अब जब सब क्लैरिटी होने के बाद, सब क्रिस्टल क्लियर तस्वीर कोर्ट को दिख रही है, अब कोर्ट क्या करेगा, ट्रायल को शुरुआत करेगा। और ट्रायल की शुरुआत में सबसे पहले काम क्या होता है, चाहे वो क्रिमिनल मामला हो या वो सिविल मामला हो, जो सबसे पहले चीज की जाती है वो है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। तो सबसे पहले आप कोर्ट इश्यूज को फ्रेम करेगा। क्रिमिनल में से फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस बोला जाता है, और सिविल में से फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज बोला जाता है। कुल मिला के अब हमारे पास क्रिस्टल क्लियर तस्वीर सामने है। अब हम इश्यूज फ्रेम करेंगे 1, 2, 3 कि हमें मुद्दा क्या क्या डिसाइड करना है मामले में। कॉन्क्लूसिव एंड करने के लिए, उसे डिसाइड करने के लिए हमें कौन कौन से मुद्दे पर बातें करनी है, कौन कौन से मुद्दे पर हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, ये हमारा फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो गया, और ये कवर होता है ऑर्डर 14 में। ठीक है जी। अब जब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होंगे तो देखो दो चीजें हो सकती हैं। पहली बात कि इश्यूज इतने कम हैं, इतने छोटे हैं, कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा ही नहीं है कि भैया फर्स्ट हियरिंग पे ही हम केस को डिस्पोज ऑफ कर दें, पहली हियरिंग पे ही केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। डिस्पोज ऑफ करने से मेरे कहने का मतलब है कि पहली हियरिंग पे ही केस को डिसाइड कर दिया जाए। तो अगर हम पहली हियरिंग पे केस को डिसाइड कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो ये आता है ऑर्डर 15 में। ठीक है, लेकिन अगर पहली हियरिंग पे केस डिसाइड नहीं हो सकता, उसमें बाकायदा ट्रायल चलेगी, लंबा मामला चलेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विटनेसेस को बुलाना पड़ेगा। भाई विटनेसेस के थ्रू ही तो आप अपनी बात को प्रूव करेंगे ना। जो प्लेंटिफ है या जो डिफेंडेंट है वो अपने अपने विटनेस बुलाएगा, और विटनेस बुलाकर ही हम, मतलब हमसे मेरे कहने का मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपनी अपनी बातों को प्रूव करेंगे। तो अगर फर्स्ट हियरिंग पे नहीं रिजॉल्व हो रहा है तो हमें विटनेसेस बुलाने पड़ेंगे। विटनेसेस बुलाने पड़ेंगे तो भैया विटनेसेस से रिलेटेड हमें सेक्शंस देने पड़ेंगे। तो विटनेसेस की जहां पर बात आती है, अब आता है सेक्शन 31, सेक्शन 32 और ऑर्डर 60। देखिए हम बिल्कुल सीरीज में चल रहे हैं। अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हम बिल्कुल सीरीज में चल रहे हैं, तो ये ऑर्डर याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो रिलेवेंट क्या क्या हो गया, सेक्शन 31, सेक्शन 32 और ऑर्डर 60। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस विटनेस को आप बुलाना चाहते हैं वो जेल में हो। भाई आप जिस गवाह को बुलाना चाहते हैं वो उस समय जेल में है। अब क्या करेंगे, अब आ जाता है ऑर्डर 16A। ऑर्डर 16A जो कहता है अटेंडेंस ऑफ विटनेस कन्फाइंड और डिटेन इन पर्सन। अगर किसी व्यक्ति को बुलाना है जो कि डिटेन्ड या कन्फाइंड है जेल में, प्रिजन में, डिटेन्ड इन प्रिजन था, सॉरी, डिटेन्ड है, उसको बुलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारी बातें कहां दी गई है, ऑर्डर 16A में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब विटनेस को बुलाने के बाद ना बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर डेट लगी हुई है। मान लीजिए डेट लगी है 19 सितंबर, और उस दिन आपको अपना विटनेस लेके आना है या आपको कोई डॉक्यूमेंट लेके आना है, कुछ भी करना है, और आप वो नहीं कर पाते हैं, आपका विटनेस बीमार हो गया या कुछ भी हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडजर्नमेंट लेनी पड़ेगी। या वकील साहब नहीं आए, वकील साहब बीमार हो गए, कुछ भी, मतलब फॉर एनी रीजन जो उस दिन का पर्पस था वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उस मामले में एडजर्नमेंट लेनी पड़ेगी। एडजर्नमेंट डील किया जाता है ऑर्डर 17 में। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा ना फिर से रिकैप कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार रिकैप क्यों करा रहा हूं, बिकॉज दिस इज द ओनली वे टू लर्न दीज ऑर्डर्स। एक बार दोबारा से रिकैप देख लेते हैं। देखिए ऑर्डर 8 में क्या था, ऑर्डर 8 में था रिटन स्टेटमेंट। सबसे पहले डिफेंडेंट अपनी रिटन स्टेटमेंट देगा। उसके बाद ऑर्डर 9 में क्या था, रिटन स्टेटमेंट तो आ गई लेकिन पार्टी अपीयर नहीं हो रही है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, वो सब अपीयरेंस नॉन अपीयरेंस के मुद्दे ऑर्डर 9 में हैं। उसके बाद ऑर्डर 10 में कोर्ट की भूमिका शुरू होती है। कोर्ट एग्जामिन करता है पार्टीज को मुद्दे को समझने के लिए। प्लीडिंग्स, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट से चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो एग्जामिनेशन करेगा, साथ में एडीआर का प्रयास करेगा। उसके बाद आता है ऑर्डर 11, भैया पार्टीज कुछ कुछ छुपा रही हैं, डॉक्यूमेंट छुपा रही हैं, फैक्ट छुपा रही हैं, तो इंट्रोगेटरीज इशू की जा सकती है और इंस्पेक्शन और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कही गई है। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं कहानी को। भाई जो फैक्ट्स एडमिटेड हैं उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑर्डर डील करता है एडमिशन से, डिनाइल से,
कौन कौन सी बातें डिनाइल की गई हैं, किस किस को हम डिनाइल मानेंगे, वो सभी एडमिशन और डिनाइल से रिलेटेड ऑर्डर 12 में बात की गई हैं। उसके बाद ऑर्डर 13 मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स की सबसे बड़ी भूमिका होती है सिविल मैटर्स में। डॉक्यूमेंट से संबंधित जितनी भी बातें हैं, किस तरीके से बुलाए जाएंगे, इंपाउंड किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, रिटर्न कब किया जाएगा, और सभी मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो हम ऑर्डर 13 में डील करते हैं। उसके बाद सब चीजें हो चुकी हैं, रिटर्न स्टेटमेंट आ चुका है, एग्जामिनेशन हो चुका है, एडीआर का प्रयास हो चुका है, इंटरोगेटरीज इशू हो चुकी है, उनके जवाब आ चुके हैं, इंस्पेक्शन हो चुका है डॉक्यूमेंट्स का, एडमिशन डिनाइल, एवरीथिंग इज डन। अब कोर्ट क्या करेगा, अब कोर्ट ऑर्डर 14 में इश्यूज को फ्रेम करेगा, इश्यूज को फ्रेम करेगा। इश्यूज को फ्रेम कर दिया, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट हियरिंग पे ही बात बन जाए, डिस्पोज हो जाए, ये डील किया गया ऑर्डर 15 में। अगर फर्स्ट हियरिंग में बात नहीं बनती तो आगे ट्रायल बढ़ानी पड़ेगी, विटनेसेस को बुलाना पड़ेगा, ये डील किया जा रहा है सेक्शन 31, सेक्शन 32 और ऑर्डर 16 में। मान लीजिए विटनेस जेल में है, प्रिजन में है, तो वो आ जाता है ऑर्डर 16A में। ठीक है जी, यहां तक हम देख चुके हैं। यहां पर डॉक्यूमेंट्स का जो ऑर्डर था वो मैंने आपको बताया था, ऑर्डर क्या है 13, और इसके संबंध में सेक्शन कौन सा था 13 और 1330, ये मैंने आपको याद कराने की कोशिश की थी। अब चलते हैं आगे, अब हम देखते हैं ऑर्डर 17। देखिए अब ना एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपने जिस विटनेस को बुलाया है वो कोर्ट में आने की स्थिति में नहीं है। मान लीजिए वो बहुत सिक है या उसका एक्सीडेंट हो रखा है, ठीक है, वो चल नहीं सकता है, देयर माइट बी एनी प्रॉब्लम जिसके कारण जो विटनेस है वो कोर्ट में नहीं आ सकता। अब क्या किया जाए, अब भैया विटनेस कोर्ट में नहीं आ सकता तो कोर्ट को विटनेस के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि विटनेस से पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना। देखिए अल्टीमेटली कोर्ट को क्या करना है, डिसीजन करना है, और डिसीजन भी कैसा करना है, जस्टिस वाला डिसीजन, जस्ट डिसीजन करना है। तो अब विटनेस बहुत महत्वपूर्ण है, विटनेस आ नहीं सकता तो उसको छोड़ नहीं सकते, तो क्या किया जाएगा, कोर्ट विटनेस के पास जाएगी। तो क्या जज साहब उठ के जाएंगे, नहीं, वो किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी देंगे कि जाओ और उसका आप बयान लेके आओ। इसको हम बोलते हैं कमीशन अपॉइंट करना। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने कमीशन अपॉइंट कर दिया। कमीशन सिविल मामलों में सिर्फ विटनेस के लिए नहीं किया जाता, वो बहुत सारे काम के लिए किया जाता है। उनमें से कुछ काम मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, बाकी हम कमीशन डिटेल में करेंगे, दैट टाइम विल डू इट। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है जिसको लेकर ए और बी का मुकदमा चल रहा है। अब इस प्रॉपर्टी का मौके पर जाके मुआयना करना है, इस प्रॉपर्टी को मौके पर जाके देखना है। मान लीजिए ए कह रहे हैं कि जी यहां पर इसने ना इस तरीके से गली को बंद कर दिया है, बी कह रहे हैं नहीं जी मैंने तो नहीं किया है। तो अब यहां पर जाकर देखना पड़ेगा ना कि ए सही कह रहा है या बी सही कह रहा है, जो मुद्दा है उनके बीच का। तो अगेन कोर्ट तो नहीं जा सकता, जज साहब तो नहीं जाएंगे, किसको भेजेंगे, कमीशन को। तो इन सब चीजों के लिए कमीशन अपॉइंट किया जाता है। और कमीशन की जो अपॉइंटमेंट है, मान लीजिए कोई अकाउंट्स देखना है, मौके पे चीज देखनी है, विटनेस के गवाह लेने हैं, इन सब चीजों के लिए कमीशन अपॉइंट किया जाता है। और कमीशन को डील कर रहे हैं सेक्शन 75, सेक्शन 76, सेक्शन 77 एंड ऑर्डर 26। देखिए अभी हम कहां पर थे, ऑर्डर 16A पर थे। ऑर्डर 16A से हम सीधा कहां पर कूद गए, ऑर्डर 26 से, क्योंकि हमें विटनेस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो साथ में हमें कमीशन भी कोरिलेट करना था, इसलिए हम थोड़ा सा उछलकर ऑर्डर सीधा 26 पे पहुंच गए। तो हमने देखा कि कमीशन के क्या क्या काम है, कमीशन कब अपॉइंट किया जाएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं, माइन्यूट। विटनेस नहीं आ सकता तो कमीशन भेज दो। सेक्शन 75, 76, 77, 75, 76, 77 एंड ऑर्डर 26। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब देखिए, अब मैंने जैसे आपको बताया कि हैव वी डन एडजर्नमेंट्स, नो आई डोंट थिंक वी हैव डन एडजर्नमेंट्स टिल नाउ, नो 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 नो। हाँ जी, देखिए अब मान लीजिए आपको, एक सेकेंड यार मैं चेक कर लेता हूं, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस वी आर डन विद एडजर्नमेंट्स, आई वाज स्लाइटली कंफ्यूज्ड। एडजर्नमेंट्स हम कर चुके हैं ऑर्डर 17 में, तो हम सॉरी मैं आपको गलत बता गया, ऑर्डर 16A से हम सीधा ऑर्डर
26 पे नहीं गए, हम ऑर्डर 16A से आए ऑर्डर 17 में, जहां पर हमने एडजमेंट्स की बात की, और फिर हम गए हैं ऑर्डर 26 में। मुझसे थोड़ी सी गलती इसमें ये हुई है कि पहले मुझे ऑर्डर आपसे 26 डिस्कस करना था, उसके बाद जो मेरा सीक्वेंस था उसके बाद एडजमेंट आना, तो प्लीज अकॉर्डिंगली आप अपना मैनेज कर लीजिएगा। फर्स्ट आई वांटेड टू डिस्कस ऑर्डर 26A, उसके बाद मैं जाना चाह रहा था ऑर्डर 26 में, और 26 से आना चाह रहा था मैं ऑर्डर 17 में, पर मैंने ऑर्डर 17 आपसे पहले डिस्कस कर लिया, तो प्लीज डोंट माइंड दैट। आई डिडंट प्लान इट दैट वे, बट ओके इट हैपेंड। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स सी ऑर्डर 18। देखिए ऑर्डर 18 क्या कहता है, अब विटनेसेस आ चुके हैं, ठीक है, मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा। अब जब विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा तो वो सारी चीजें कहां पर डील की गई हैं, ऑर्डर 18 में। देखिए हमें एक चीज यहां पर देखनी है, जैसे जैसे सीपीसी आगे चलेगा ना, आपको एविडेंस एक्ट साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। एविडेंस एक्ट की जितने भी प्रोविजंस हैं, अब एग्जामिनेशन होगा पार्टीज का, उनके गवाही होगी, तो सब हमें एविडेंस एक्ट से ही उनके प्रावधान वहां से पिक करने हैं। लेकिन एक बात सीपीसी में है जो किसी दूसरे स्टैच्यूट में नहीं है, किसी उसमें नहीं, दूसरे लॉज में नहीं है, वो है एफिडेविट पर हम यहां पर विटनेसेस का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जो विटनेसेस, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि विटनेस कोर्ट में ना आए और हम सिर्फ उसका एफिडेविट ले लें, उसकी गवाही के लिए एफिडेविट ले लें। लेकिन यहीं पर आप एक चीज नोट करेंगे कि एविडेंस एक्ट तो क्लियरली कहता है कि एफिडेविट जो है वो एविडेंस नहीं माने जाएंगे। तो सीपीसी का ये प्रावधान जहां पर हम कह रहे हैं कि एफिडेविट लिया जा सकता है, दिस इज एन एक्सेप्शन टू एविडेंस एक्ट। अदरवाइज एविडेंस एक्ट क्लियरली ये कह रहा है कि भैया एफिडेविट जो है वो एविडेंस नहीं माने जाएंगे, लेकिन सीपीसी में तो हम ये कह रहे हैं कि एविडेंस लिया जा सकता है एफिडेविट पर, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑर्डर 18 किसके बारे में बात कर रहा है, ऑर्डर 18 बात कर रहा है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के बारे में, कि अब पार्टीज को हम एग्जामिन करेंगे, उनकी गवाही होगी, किस तरीके से होगी, चीफ एग्जामिनेशन चीफ और ये सब। और हम ये कह रहे हैं कि एफिडेविट पर भी एग्जामिनेशन किया जा सकता है, गवाही ली जा सकती है। एफिडेविट से संबंधित सेक्शन आ गया आपका ऑर्डर 19, ठीक है जी, ये भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जब सब गवाही हो जाएगी, एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, अपना फैसला सुनाएगा, जिसको हम कहते हैं जजमेंट एंड डिक्री। तो जजमेंट एंड डिक्री कहां पर कवर होती है, ऑर्डर 20 में, ठीक है। अब देखिए जजमेंट और डिक्री के साथ ना, जो फैसला कोर्ट देगा उसके साथ कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट भी लगाएगा। कॉस्ट क्या होता है, मान लीजिए ए ने केस डाला था बी के ऊपर कि भैया बी ने मेरी राइट इन्फ्रिंज की है। अब कोर्ट ने ए के पक्ष में फैसला दे दिया। अब जो राइट इन्फ्रिंजमेंट, मान लीजिए इसको उसके 5 लाख रुपए देने थे, लेट्स टेक इट दिस वे, 5 लाख रुपए के पक्ष में कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भैया इसके 5 लाख रुपए वापस करो, साथ में इसका इंटरेस्ट भी दो। लेकिन ए कह रहा है जनाब 5 लाख तो आपने दिलवा दिए, लेकिन मेरा 2.5 लाख का तो खर्चा हो गया कोर्ट कचहरी के चक्कर में, वकील ने ले लिया मुझसे 1.5 लाख, ये ले लिया, कागजी कार्रवाई हुई, तो 2.5 लाख तो मेरा खर्चा ही हो गया, मेरा तो नुकसान हो गया। तो अब कोर्ट क्या करेगा, उस पर ऊपर कॉस्ट भी लगा देगा कि भैया तुम्हारे कारण, क्योंकि बी तुमने इसके पैसे टाइम पर नहीं दिए, इसको कोर्ट में आना पड़ा, तो तुम इसका कॉस्ट भी दोगे। तो अब इसे क्या क्या पे करना पड़ेगा, 5 लाख अमाउंट जो केस जीता है, प्लस में इंटरेस्ट अमाउंट कि भैया तुमने टाइमली नहीं दिया तो इसका इंटरेस्ट दो, प्लस में कॉस्ट, जितना भी कॉस्ट उसका लगेगा। मान लीजिए इस मामले में वो कह रहा है 2.5 लाख, एंड इफ इज एबल टू प्रूव दैट, तो 2.5 लाख उसको कॉस्ट मिल जाएगा। तो कॉस्ट से रिलेटेड सेक्शंस कौन कौन से हैं, सेक्शन 35, 35A एंड 35B, और ऑर्डर है 20A, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जजमेंट और डिक्री आ गई आपकी, जजमेंट डिक्री आई आपकी ऑर्डर 20 में, और कॉस्ट के बारे में बात हो रही है ऑर्डर 20A में, और सेक्शन 35, 35A और 35B में, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस देखते हैं। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए ने बी के ऊपर केस डाला हुआ है 5 लाख की रिकवरी का, और ट्रायल के दौरान या जब सूट पेंडिंग था ए की डेथ हो जाती है, तो अब क्या किया जाए,
तो ये सारे प्रावधान, ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आपको दिए गए हैं ऑर्डर 22 में, जो कि बात करता है डेथ ऑफ पार्टी, मैरिज ऑफ पार्टी, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। अभी के लिए सिर्फ डेथ समझ लीजिए, बाकी सब चीजें हम ऑर्डर 22 जब डिटेल में करेंगे तब हम करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि ए की डेथ हो जाए या मान लीजिए बी की डेथ हो जाए, किसी की भी डेथ हो जाए, तो उसके मामले में क्या किया जाएगा? ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। अगर बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन नहीं किया तो सूट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं जो कि पेंडेंसी ऑफ सूट के दौरान डेथ हो जाए या कुछ और मैरिज या इंसॉल्वेंसी का कोई मुद्दा, तो वो हम ऑर्डर 22 में डील करेंगे उसे। चलिए आगे चलते हैं। अगली बात मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए और बी का सूट चल रहा है, एडीआर के प्रयास हुए लेकिन उस टाइम बात नहीं बनी, लेकिन उसके बाद फिर बी को लगा यार बिना बात कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं, मैं इसको कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं और एक से कहता हूं यार अपना सूट ना तू विड्रॉ कर ले, लेट्स डू कॉम्प्रोमाइज आउटसाइड द कोर्ट और इसको हम निपटाते हैं, यार बहुत चक्कर खा लिया हमने। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्रोमाइज, विड्रॉल, एडजस्टमेंट, ये जितनी भी चीजें हैं ये हम डील कर रहे हैं ऑर्डर 23 में। ठीक है, तो ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आ गए। देखिए मैंने आपको ये बताया ऑर्डर 14 में कोर्ट इश्यूज फ्रेम कर रहा है, उसके बाद अगर पहली तारीख पे ही केस डिस्पोज हो सकता है तो वो ऑर्डर 15 में हो गया। अगर पहली तारीख को नहीं हो रहा तो हमें एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस करना पड़ेगा, विटनेस को बुलाया जा रहा है ऑर्डर 16 में, और इसके सेक्शंस रिलेवेंट हैं सेक्शन 31 और सेक्शन 32। अगर विटनेस जेल में है, प्रिजन में है, तो उससे संबंधित ऑर्डर है ऑर्डर 16A। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि विटनेस तो बुला लिया लेकिन विटनेस आने की स्थिति में नहीं है, उसके लिए कमीशन भेजना पड़ेगा, वो डील हो रहा है ऑर्डर 26 में और सेक्शन 75, 76 और 77 में। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि आपको किसी रीजन से एडजर्नमेंट लेनी पड़ेगी, आपका गवाह नहीं आया, आप जो कागज लाना चाहते थे कोर्ट में वो नहीं आया, वकील नहीं आया, कुछ भी रीजन है जिसके कारण आप अगली तारीख लेना चाहते हैं, एडजर्नमेंट लेना चाहते हैं, तो दैट इज डेल्ट इन ऑर्डर 17। ठीक है, ये सब होने के बाद अब भैया विटनेस आ गया है, विटनेस की एग्जामिनेशन होगा, पार्टीज का एग्जामिनेशन होगा, वो डील किया गया है ऑर्डर 18 में। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है एविडेंस एक्ट साथ में चलेगा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। यहां पर एविडेंस एक्ट में, सॉरी सीपीसी में एफिडेविट पर भी एग्जामिनेशन हो सकता है, गवाही ली जा सकती है, जो कि एक्सेप्शन है एविडेंस का, क्योंकि एविडेंस क्लियरली ये कहता है कि नहीं हो सकती लेकिन सीपीसी कहता है हो सकती है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। तो एफिडेविट डील्स किए गए हैं ऑर्डर 19 में। अब ये सब हो चुका है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, अब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा जो कि आता है ऑर्डर 20 में। लेकिन मैंने आपको क्या क्या, फैसले में क्या होगा? फैसले में डिसीजन, डिक्री भी बोल सकते हैं जिसको हम, उसके साथ आपका इंटरेस्ट और उसके साथ आपका कॉस्ट का मैंने आपको फंडा बता दिया। कॉस्ट डील किया जा रहा है ऑर्डर 22A में, और इसके साथ सेक्शंस हैं आपके सेक्शन 35, 35A और 35B, ये 3 सेक्शंस कॉस्ट से डील करते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस डिस्कस किए, जहां पर मान लीजिए सूट के दौरान डेथ हो जाती है किसी पार्टी की, वो आपका डील किया जा रहा है ऑर्डर 22 में। और उसके बाद मैंने आपसे डील किया कि मान लीजिए कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है पार्टीज के बीच में, एडजस्टमेंट हो जाती है जिससे वो सूट को विड्रॉ करना चाहते हैं, किसी और रीजन से विड्रॉ करना चाहते हैं, तो दैट इज डेल्ट इन ऑर्डर 23। चलिए अब और आगे चीज देखते हैं, आगे हमें क्या देखना है। ट्रायल के दौरान ना बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स या इश्यूज हो सकते हैं जहां पर प्लेंटिफ को डर है कि भैया डिफेंडेंट भाग जाएगा, या जो प्रॉपर्टी, जिसको जो सब्जेक्ट मैटर है, जिस प्रॉपर्टी को लेकर मुकदमा चल रहा है, उस प्रॉपर्टी में कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को लेकर मुकदमा चल रहा है। अब जो प्लेंटिफ है ए, इनको डर है कि भैया बी इस प्रॉपर्टी को बेच देगा तो इसकी तो मुश्किलें बढ़ेंगी ना, मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। हालांकि जिसको बेचेगा उसकी कोई इस पे एब्सोल्यूट राइट नहीं होगी, अगर ए के पक्ष में फैसला आता है तो फिर भी उसको ए को देना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन किसी तरीके से मान लीजिए इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है बी, कुछ भी करने की सोच रहा है, ए को डर है कि भैया प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट मैटर हो बचेगा ही नहीं,
या फिर ए को डर है कि बी भाग जाएगा। या तीसरी सिचुएशन समझिए, मान लीजिए ये ए का घर है, ठीक है, और ये जो रोड जा रहा है इस पे ए का अधिकार है। बी कह रहा है कि नहीं, इस पे ए का अधिकार नहीं है, और इसी बात को लेकर मुकदमा चल रहा है। अब बी ने क्या किया, बी ने यहां पर एक दीवार बनानी शुरू कर दी। अब ए कह रहा है कि अरे दीवार बन गई तो दिक्कत हो जाएगी, मैं जाऊंगा कहां से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंजंक्शन लेना पड़ेगा। इंजंक्शन क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर करता है किसी को रोकने के लिए, किसी काम को आप रोक दीजिए, इस दीवार को आप मत बनाइए। अभी मैं सिंपलर वर्ड्स में बता रहा हूं, डिटेल में अपन बाद में करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे 3 सिचुएशन डिस्कस करी यहां पर। पहली सिचुएशन जब प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दूसरी सिचुएशन उसको डर है कि भैया जो डिफेंडेंट है वो भाग जाएगा, तीसरी सिचुएशन जहां पर इंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब सिचुएशंस, ये सब सिचुएशंस केस के दौरान आ सकती हैं। इन सब सिचुएशंस को डील करने के लिए सीपीसी में है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। देखिए जैसा नाम आप देख रहे हैं सप्लीमेंटल, ठीक है, इन प्रोसीडिंग्स का जजमेंट या आखिरी फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सिर्फ सूट के दौरान, ट्रायल के दौरान लिए गए वो फैसले हैं, वो प्रोसीडिंग्स हैं जो कि इफेक्ट आखिरी की जजमेंट पर नहीं डालेंगे। तो ये कहां कहां पर डील किए गए हैं, देखिए अगर हम सेक्शंस की बात करें तो ये डील्ट हैं सेक्शन 94 और 95 में। और अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले आता है ऑर्डर 38। इसको ऐसे लिखते हैं यार थोड़ी देर ना, क्योंकि लंबा हो रहा है अब, ठीक है। ऑर्डर 38 में आता है, ऑर्डर 38 में क्या कहा गया है, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। भैया जजमेंट नहीं आई है लेकिन उससे पहले आप अरेस्ट कर रहे हैं किसको, डिफेंडेंट को, क्यों, डर है कहीं भाग ना जाए। अटैच कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, कहीं प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय ना हो जाए, बिफोर जजमेंट, जजमेंट से पहले। तो वो कहां पर डेल्ट है, ऑर्डर 38 में। उसके बाद आता है ऑर्डर 39 जो डील कर रहा है इंजंक्शन से, टेम्परेरी इंजंक्शन, ठीक है, कि भैया जैसे मैंने आपको बोला है कि ये दीवार आप मत बनाइए, इस तरीके का ऑर्डर आप कोर्ट से लेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपने जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को आपने अटैच करवा लिया, ठीक है। अब अटैच कराने के बाद उस प्रॉपर्टी को संभालेगा कौन भाई, कोई तो व्यक्ति, किसी की तो जिम्मेदारी लगानी पड़ेगी ना। उस व्यक्ति को हम बोलते हैं रिसीवर, और वो अपॉइंट होता है ऑर्डर 40 में, उससे संबंधित सारी प्रावधान ऑर्डर 40 में दिए गए। तो मैंने अभी आपसे सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स का जिक्र किया, ठीक है, जिनका, उन प्रोसीडिंग्स जिनका कोई भी आखिरी फैसले पर कोई भी प्रभाव नहीं होता, लेकिन वो उस समय उस ट्रायल के दौरान जरूरी होती हैं ताकि सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय ना हो, डिफेंडेंट इधर उधर ना भागे। ये डेल्ट होती हैं सेक्शन 94 और 95 में। और ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो ऑर्डर 38, 39, 40। ऑर्डर 38 बात करता है कि भैया अरेस्ट कर लिया जाए डिफेंडेंट को, अदरवाइज वो भाग जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो सकती है। 39 डील करता है टेम्पररी इंजंक्शन, और 40 डील करता है कि जो प्रॉपर्टी आपने अटैच की उसको संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए, जो रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा, वो डील कर रहा है सेक्शन ऑर्डर 40 में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है ना कि डिफेंडेंट ये कहे जनाब मैं अपना पैसा ना, जो ए मान लीजिए बी से 5 लाख रुपए मांग रहा है, डिफेंडेंट आगे कहे कोर्ट में कि जनाब मैं काम करता हूं, मैं जो 5 लाख रुपए है ना मैं कोर्ट में जमा कर देता हूं, अगर ए के पक्ष में फैसला आता है तो कोर्ट इसे ये पेमेंट कर दे। अब बी ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि बी इंटरेस्ट बचाना चाहता है कि भैया अगर ये मामला चला 3 साल, मान लीजिए ये जनवरी 2021 में मामला डला था और इसका फैसला आया 2024 में, तो 3 साल मामला चला। अब 3 साल के बाद मान लीजिए बी हार गया, तो क्या करना पड़ेगा उसे, 5 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, लेकिन उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ऐसी किसी सिचुएशन से बचने, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी किसी सिचुएशन से बचने के लिए बी ये कह सकता है कि जनाब मैं 5 लाख रुपए कोर्ट में पे कर देता हूं, पेमेंट इन कोर्ट, और अगर ए जीत जाए तो भैया ये पैसा आप ए को दे दीजिएगा, अगर नहीं जीतता है तो ये पैसा मेरा वापस हो जाएगा। तो ये डील होता है आपका ऑर्डर 24 में, जो डील कर रहा है पेमेंट इनटू कोर्ट, ठीक है जी। अब इसका एक काउंटर ऑर्डर भी है। मान लीजिए यहां पर तो बी पैसे जमा कर रहा था, ए ने बी के ऊपर केस किया हुआ है, ए जो है वो रहता है इंग्लैंड में।
अब बी ये कह रहा है कि जनाब मान लीजिए मैं केस जीत गया, तो ए से मैं अपनी कॉस्ट कैसे लूंगा? भाई जो मेरा खर्चा आ रहा है, मैं रोज कचहरी के चक्कर काट रहा हूं, वकील को पैसे दे रहा हूं, जो मेरी कॉस्ट लग रही है वो भी तो मुझे ए से रिकवर करनी है। देखिए पहले मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ए अगर 5 लाख रुपए मांग रहा है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा अगर वो केस जीत जाता है, और साथ में उसे कॉस्ट मिलेगी कि भैया इतना मेरा खर्चा हुआ, बिना बात वकील को मैंने किया, और अगर आप मेरे 5 लाख सीधे दे देते तो मुझे कोर्ट नहीं आना पड़ता, तो ये सारी चीजों से मिलेगी। अब ये भी तो हो सकता है ना कि ए केस हार जाए, उस स्थिति में क्या होगा, ए केस हार जाए तो ए को कॉस्ट देनी पड़ेगी, किसको? डिफेंडेंट को। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि डिफेंडेंट आराम से अपने घर बैठा था, ए के कारण उसको कोर्ट में आना पड़ा, उसे वकील करना पड़ा, डॉक्यूमेंटेशन पे खर्चा हुआ, तो जितना भी उसका खर्चा हुआ भाई तेरे कारण मैं आया हूं तो तू मुझे कॉस्ट देगा। अब क्या हो रहा है, ए जो कि प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट को कॉस्ट दे रहा है। तो अब ऐसी भी तो स्थिति हो सकती है ना कि ए जो है वो इंग्लैंड में रहता है और बी को लग रहा है कि यार मैं केस जीत जाऊंगा तो मैं इससे कॉस्ट कैसे लूंगा, तो इंग्लैंड में कोर्ट इससे कॉस्ट ले ही नहीं पाएगा। तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है, भैया आप एक काम करो, आप कोर्ट में पहले कॉस्ट जमा कर दो। अगर आप केस जीत गए, मिस्टर ए जो है वो केस जीत गए, तो आप अपनी कोस्ट वापस ले लेना, और अगर आप केस हार गए तो हम कहां आपके पीछे इंग्लैंड आएंगे, वो कोस्ट हम बी को दे देंगे, जो कोस्ट आप अभी सिक्योरिटी के रूप में जमा कर रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि पहले ही कॉस्ट जमा करवाई जा रही है, किससे? प्लेंटिफ से, ए से, एज अ सिक्योरिटी। ये कहां पर डील किया गया है? ये डील किया गया है ऑर्डर 25 में। तो इस तरीके से हमने ट्रायल से रिलेटेड मेजर ऑर्डर्स कर लिए हैं। यहां पर एक ऑर्डर था जिसका मैंने जानबूझ के जिक्र नहीं किया, ऑर्डर 21। देखिए ए ने बी के अगेंस्ट एक सूट दाखिल किया एक प्रॉपर्टी को लेकर, ये प्रॉपर्टी मेरी है। एंड में क्या हुआ, डिक्री जजमेंट आ गया कि यस दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए। अब इस जजमेंट से अकेला कुछ ना थोड़ी ना हो जाएगा, इस डिक्री से अकेला कुछ ना थोड़ी ना हो जाएगा। अभी क्या करना पड़ेगा, जो डिक्री हुई है इसका एग्जीक्यूशन कराना पड़ेगा। भाई ए, कोर्ट ने तो कह दिया कि ये जो घर है ये ए का है, लेकिन इतना कहना सफिशिएंट थोड़ी ना है, ये घर इसको दिलवाओ भी तो भाई, क्योंकि ये तो बी के कब्जे में है, बी कब्जा ही नहीं छोड़ेगा, फिर क्या करोगे? आपने फैसला तो कर दिया कि हाँ जनाब ये ए को दिया जाना चाहिए, लेकिन बी से ए को दिलवाना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि बी तो नहीं छोड़ेगा कब्जा। इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। जो आपके पक्ष में फैसला आया है उसको एग्जीक्यूट करवाना, और उसके लिए आता है ऑर्डर 21, और ये ऑर्डर 21 पूरे सीपीसी का सबसे बड़ा ऑर्डर है। मैं रूल्स वाइज कहता हूं, जैसे ऑर्डर्स में मैंने आपको बताया था रूल होते हैं, रूल 1 2 3 इस तरीके से। तो इस ऑर्डर 21 में सीपीसी में सबसे ज्यादा रूल जो हैं वो ऑर्डर 21 में। तो कुल मिला के आप एग्जीक्यूशन समझ गए होंगे कि जो डिक्री पास हुई है आपके पक्ष में उसको एग्जीक्यूट करवाया जाए, उसको सब्सटेंस दिया जाए, उसको एक तरीके से पूरा किया जाए। ठीक है जी, तो ऑर्डर 21 भी अपना डन हो गया। अब हम देखते हैं अपील्स। अब भैया जजमेंट हो गई, डिक्री आ गई उसके साथ में, अब जो दूसरी पार्टी है उसके पास अपील का भी तो प्रावधान होगा ना कि वो उस फैसले के अगेंस्ट अपील में जाए। तो अपील के प्रोविजंस हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है अपील अगेंस्ट ओरिजिनल डिक्री। जो डिक्री आपके अगेंस्ट पास हुई है उसके अगेंस्ट आप अपील करेंगे। ये डील किया गया है आपका सेक्शन 96, और ऑर्डर है इसका 41, सॉरी 41 नॉट 51, 41। उसके बाद आता है आपका सेकेंड अपील। सेकेंड अपील होता है कि ए ने बी के अगेंस्ट सूट दाखिल किया था, उसके बाद मान लीजिए ए जीत गया, तो बी जो था वो इस फैसले के अगेंस्ट चला गया, दिस इज द फर्स्ट अपील। अब जब वो अपेलेट कोर्ट में गया तो उस अपेलेट कोर्ट ने भी ए के पक्ष में ही फैसला दे दिया कि भैया ए के पक्ष में ही है। अब इसके इस फर्स्ट अपील के अगेंस्ट जब आप सेकंड अपील में जाते हैं, दैट इज द अपील अगेंस्ट द अपेलेट डिक्री, दैट इज नोन एज द सेकंड अपील। जब आप सेकंड अपील डाल रहे हैं, वो कब कब डाल सकते हैं, सब केसेस में ही डाल सकते हो, कब कब डाल सकते हैं दैट विल डू इन डिटेल। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, वो डील की गई है सेक्शन 100 रेड विद ऑर्डर 42।
ठीक है। उसके बाद देखिए, जजमेंट डिक्री की अपील तो समझ में आती है, लेकिन क्या ऑर्डर्स की अपील भी की जाती है? कोर्ट लगातार ऑर्डर्स भी देगा ना डिफरेंट स्टेजेस पर। तो जनरली ऑर्डर जो है वो प्रोसीजरल पार्ट है और उनकी अपील नहीं होती है, लेकिन कुछ ऑर्डर्स हैं जिनकी अपील की जा सकती है, वो डील किए गए हैं सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 में। उसके बाद आता है आपका अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन जो गरीब आदमी है, सिंपल बता रहा हूं यार, ठीक है, टेक्निकल मत लीजिएगा ऐसे, सिंपल बता रहा हूं, जो गरीब आदमी है, जो कोर्ट फीस नहीं दे सकता है, उस व्यक्ति को इंडिजेंट पर्सन माना जा रहा है। उसके जो अपील, वो जो अपील करेगा वो डील की गई है ऑर्डर 44 में, सॉरी 44 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और अपील अगर करनी है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट में कब कब हो सकती है और उससे रिलेटेड जितने भी प्रावधान है वो डील किए गए हैं सेक्शन 109 रेड विद ऑर्डर 45 में। तो इस तरीके से हमने अपील के प्रोविजंस भी देखे और इस तरीके से हमने एक मोटा सा ओवरव्यू सीपीसी का ले लिया है। अब अगले एपिसोड से हम सीपीसी के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, किस तरीके से आया, उसे कोड क्यों बोला जाता है और उसका और सीपीसी का कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रिलेशन है, उन सब पहलुओं को हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। एंड विद दिस 2 पार्ट वी आर डन विद द ओवरव्यू ऑफ सीपीसी। इससे मैंने आपको एक मोटा सा आइडिया, सुपरफिशियल आइडिया दे दिया कि सीपीसी किस तरीके से काम करता है, उसमें किस किस तरीके के प्रावधान और प्रावधान कहां पर दिए गए हैं। तो अगले एपिसोड में हम अब इसको एक एक पहलू को उठाएंगे और उसे बहुत डिटेल में करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।